नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों, जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है उसी सेशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आगे डिस्कस स्टार्ट करते हैं करना। तो आज की क्लास का सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है दोस्तों। जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है वो एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आराम से सवाल को पढ़कर कोशिश करना खुद से सोल्व करने की, फिर हम एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल करते हैं स्टार्ट। सवाल ने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% पर एनम, यानी कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन पर जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं तो मुझे 241 रुपये ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब टाइम पीरियड दे रखा है आपको 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने प्रतिशत? 20% से आपको हाफ ईयरली पर 241 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि कंपैरिजन करवा रहा है हाफ ईयरली और ईयरली का। तो अक्सर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से सोल्व करना थोड़ा पसंद करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे तो क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में सोल्व कर सकते हैं। हालांकि आप अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अच्छी तरीके से कमांड कर लेते हैं तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे देखिएगा, अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप कहोगे 2 वर्ष में जो इफेक्टिव लगेगा 20 प्लस 20 गुणा 20 बटा कितना बनेगा 100। कितना बन जाता है ये? 20 और 20 40, 40 और 4 44। यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो ईयरली कैलकुलेट करने पर जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा? 44%। अब इसको मैं हटा देता हूं साइड में। अगर आपने ईयरली कैलकुलेट किया तो कितना मिलता? 44%। अब मैंने कहा हाफ ईयरली चेक करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में ही तो आपको 241 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। हाफ ईयरली में कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, जो ब्याज की दर है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं। कैसे डिवाइड करता हूं? अगर आपके पास मैं बात करता हूं 1 साल में 6 महीने की, तो आप कहेंगे 6 महीने 2 बनते हैं, तो यहां पर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है 10%, और टाइम को 2 से गुणा करने पे क्या बन जाएगा? टाइम स्लॉट 4 बन जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से 2 वर्ष पर 20% से 44 निकाला, वैसे ही 10% 4 वर्ष का बता दो। तो ये आपके पास एक जनरल परसेंट है, 10% हो गया, 20% हो गया। यही अक्सर एग्जाम में आते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे 2017 सीपीओ में सवाल पूछा गया है। तो ये आपको अक्सर इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, 20 का 44% आपको माइंड में सेट हो और 10 का कितना? 46.41। ये अगर परसेंटेज आप ध्यान में रखते हैं तो ये इससे ये पता लग जाएगा कि आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रखी है या नहीं। तो कैसे? 10 का अगर मैं 2 साल के लिए निकालूं तो 10 प्लस 10 गुणा 10 बन जाएगा, जो कि अपॉन करने पर 100 क्या बनेगा? 21 बनेगा। फिर 21 का 2 पर निकालूंगा तो 21 प्लस 21 कितना बन जाता है? 42, और 21 गुणा 21 बटा 100 कितना बनेगा? 42 में क्या जोड़ दो? 4.41, तो कितना बनेगा? 46.41। यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। तरीके तो बहुत है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेकिन अभी मैंने एक्स वाई वाला यूज़ किया, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई % बटा 100 यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने इससे बता दिया। क्लियर है? तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 वर्ष का CI इफेक्टिव आपका कितना बन रहा था? 44%, और अब जो CI इफेक्टिव है दोस्तों ये कितना बन गया? 46.41। तो आप कहोगे 44 से 46.41 तक जाने में 2.41% की क्या होगी? बढ़ोतरी है ना। परसेंटेज में तो 2.41 ज़्यादा मिल रहा है अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो। सवाल ने कहा 2.41 की वैल्यू रुपए में 241 है, तो क्या 1% की वैल्यू मैं 100 बोल सकता हूँ? कितने रुपए बोल सकता हूँ? 100 रुपये। अगर आपके पास 1% की वैल्यू 100 रुपये आ जाएगी तो जो प्रिंसिपल होता है मूलधन जो भी होगा अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा जी? 100%। तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा
जो आपका मूलधन बन जाएगा और जो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 10,000। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। केवल और केवल इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, 20% का 44, 10% का 46.41%, यानी कि 44 और 46.41 का जो अंतर है वो प्रतिशत कितना 2.41 की वैल्यू 241 रुपये, 100% की वैल्यू कितनी 10,000। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन परसेंटेज आपकी स्क्रीन पे है। इस सवाल को जिन स्टूडेंट्स ने कोशिश नहीं की है वो वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई करिएगा, फिर हम मिलकर एक साथ करते हैं। तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं और बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। तो सवाल क्या कहता है मुझे बताइएगा। सवाल ने कहा भाई जब किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 18% से कम कर दिया जाए, कितने परसेंट से, 18% से, तो एक व्यक्ति ने कितने रुपए बचा लिए, 207 रुपये बचा लिए। 207 रुपये तब बचाए हैं जब वो 92 किलोग्राम वस्तु खरीद पा रहा था, हाँ है ना। तो सवाल ने कहा घटा हुआ मूल्य 100 किलोग्राम का बता दो, घटा हुआ मूल्य बता दो कितने किलोग्राम का, 100 किलोग्राम का। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस कंसेप्ट पकड़ लीजिए। जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमेशा राजा होता है, कंसेप्ट इज किंग। तो जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझिए। अगर 18% से मूल्य कम हुआ तो कितना मूल्य आपने बचाया, कितना धन आपने बचाया, आप कहेंगे 207। ये 207 तब बचाया जब 92 kg वस्तु आप खरीद पा रहे थे। क्लियर है, 100 का घटा हुआ मूल्य। मुझे बताइएगा 18% से कम होने के बाद जो न्यू प्राइस है वो कम ही हुआ होगा, है ना। तो न्यू प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो जाता है, सेम। अगर मूल्य क्या होता है, घटता है। अगर यहीं पर 18% से बढ़ता तो इंक्रीज्ड प्राइस और न्यू प्राइस क्या सेम नहीं बन जाता, बिल्कुल बन जाता। अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर 18% से भाव ना कम होता, मैं बोलता कि अगर भाई 18% का मूल्य कम ना होता तो क्या आप खाक 207 रुपये बचा पाते, नहीं बचा पाते ना, नहीं बचा पाते। इसका मतलब अगर 18% कम हुआ तभी आपने 207 रुपये बचाए। प्रतिशत में 18, रुपए में 207, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, आप बिल्कुल कहेंगे हैं, आप मना कर ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये घटता नहीं तो ये बचता नहीं। इसका मतलब प्रतिशत में 18 बराबर हो जाएगा रुपए में किसके, 207 के। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं पूछता हूं 1% की वैल्यू भी बता दो। 1% की वैल्यू आप कहोगे 207 बटा कितना कहोगे जी, 18%, यही कहोगे, हाँ है ना। अब सवाल पूछना चाहता है रिड्यूस्ड प्राइस। मुझे बताइएगा अगर 18% से कम हुआ तो रिड्यूस्ड प्राइस आप क्या कहेंगे, जो भी प्राइस स्टार्टिंग में 100% था, 100 से 18% कम होने का मतलब है रिड्यूस्ड प्राइस आज कितना हो जाएगा, 82%। प्रतिशत में कितना हो जाएगा जी, 82%। तो मुझे 82% पर काम करना है, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं 82% की वैल्यू कितनी बनेगी, 82% की वैल्यू बनेगी 207 रुपये बटा 18% और गुणा कर दूंगा मैं किससे, 82% से, हाँ ना। कितने प्रतिशत से, 82% से। ये इतने रुपए तब हैं जब आप 92 किलोग्राम वस्तु खरीद रहे थे। कितने किलोग्राम वस्तु खरीद रहे थे, 92 किलोग्राम। मैंने कहा 92 किलोग्राम वस्तु का घटा हुआ मूल्य ये था, 92 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम का बताओ। मैं अगर आपको कहूं 92 किलोग्राम वस्तु का घटा हुआ मूल्य 920 रुपये है, तो आप कहोगे जी 1 किलोग्राम का कितना होगा, 10 रुपये। क्या किया, 920 को 92 से डिवाइड कर दिया। वैसे ही मैंने कहा ये 92 किलोग्राम का घटा हुआ मूल्य है, 1 किलोग्राम का बता दो, तो आप कहोगे डिवाइड कर दो जी किससे, 92 से। अब आपने कहा 1 किलोग्राम वस्तु का घटा हुआ मूल्य इतना है, तो 100 का बताओ, तो क्या 100 से गुणा करा दोगे, हाँ या ना, बिल्कुल करा दोगे। यानी कि आपका उत्तर बस इतना ही है।
207 रुपये बचा है, 18% रिड्यूस्ड प्राइस इंटू 82%। अगर ये किया तो ये 1 किलोग्राम के लिए 92 से डिवाइड कर दिया। ये घटा हुआ मूल्य 1 किलोग्राम का है तो 100 किलोग्राम के लिए किससे गुणा करा दोगे? 100 से। तो बस इसको सोल्व कर दीजिएगा जैसे तैसे करके। मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा 1025, यानी कि घटा हुआ मूल्य जो भी वस्तु थी उस पर अगर 100 किलोग्राम वस्तु खरीदते तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? 1025। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1025। उम्मीद करूंगा ये कंसेप्ट आपने समझा होगा। बस आपको ये समझना होता है कौन सी प्रतिशत किसके इक्विवेलेंट है, और प्रतिशत में कुछ है नहीं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। किसी को किसी प्रकार की अगर दिक्कत लगती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा दोस्तों। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल कहता है कुछ ऐसा, कैसा कहता है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू सवाल ने कितनी दे रखी है? 82। सवाल चाहता है आपसे किस चीज़ की वैल्यू बता दीजिए? 9 cos 2 थीटा की, 9 cos 2 थीटा की आप क्या बता दो? वैल्यू। क्वेश्चन को करते हैं परे, साइड में हटाते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा मैंने सामने आपके लिए लिख भी दिया है। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 82। करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको सरल तरीके पर ले जाने की कोशिश करूंगा। कैसे? मैंने देखा 9 9 यहाँ पर डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 के आसपास संख्या है। क्यों किया मैंने इसलिए किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा 82 बटा कितना? 9। 82 बटा 9 लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, 9 सही 1 बटा 9, 9 निमा 81, 81 और 1 82, 82 बटा 9, यही बनेगा ना। मैंने क्यों किया? क्योंकि 9 निम 81 1 ज़्यादा था, मुझे दिख गया था 9 का मल्टीपल जैसे ही दिखा तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि प्रतिशत में आप जानते हैं इसी को 9 प्लस 1/9 बोल सकते हैं हम। 9 प्लस क्या बोल सकते हैं? 1/9। मैंने क्यों कहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 9 प्लस 1/9। चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को 9 बोल दूं तो आप कहोगे जी ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू तो -1 और 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, -1 और 1 के बीच में होती है, तो 1 से तो बहुत ज़्यादा है 9। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बोल दो? 1 बटा 9 बोल दो। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बोल दो? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 9 बोल दो, तभी 9 जमा 1 बटा 9 बना होगा, है ना। मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा पर काम करना है, क्योंकि जो 9 इंटू कोस 2 थीटा होता है वो होता है -2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इसी को तो सोल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या? 1 बटा 9, तो क्या आ जाएगा? 2 बटा 9। आंसर आ जाएगा 9 गुणा कितना बनेगा? 7 बटा कितना? 9। ऐसे करके इस 9 को इस 9 से काट दीजिए, यानी कि आपका आंसर 9 कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7 आ जाएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ANS आंसर, यानी कि कितना? 7। मैंने क्या कहा फिर से देखिए, जैसे ही 9 दिखा, 9 का मल्टीपल यहाँ पर था, निमा 81 से 1 ज़्यादा, मैंने तोड़कर लिख दिया 9 जमा 1 बटा 9। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो 9 हो नहीं पाएगी। तो आपने कहा क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस और +1 के बीच में होता है, तो क्या बनेगा? 1 बटा 9। ये क्या बनेगा? 9। तो यहाँ से आपका रिजल्ट कितना बन जाएगा दोस्तों? 7। तो सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं करा रहा हूँ तो दिक्कत वैसे ही नहीं बननी चाहिए, है ना। तो चलिए भाई सवाल नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। कोशिश करिएगा सोल्व करने की, जिन्होंने नहीं देखा है फिर हम करेंगे।
फोर्थ क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सवाल ने दे रखी है 27। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 27। सवाल कहता है क्या बता दो, a माइनस 7 की घात 3 प्लस b माइनस 9 की घात कितनी 3 प्लस c माइनस 11 की पावर कितनी 3 माइनस 3 गुणा a माइनस 7 b माइनस 9 c माइनस 11, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को करते हैं साइड में। सवाल ने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27, कुछ नहीं करना, कुछ भी। देखो संख्याएं कितनी जबरदस्त आप लोगों के लिए दे रखी हैं एग्जाम में। ये प्री में सवाल आया हुआ है, प्री के क्वेश्चंस तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो विदाउट पेन। कैसे, देखो कुछ नहीं करना, डाटा एक दूसरे के लिए दे रखा है, 11 और 9 20 और 7 27, पुट कर दो आप a b c की वैल्यू कितनी 7। अगर a को 7 बोलें, b को 9 बोलें, c को 11 बोलें तो 11 और 9 20 बन रहा है, 20 और 7 कितना बन रहा है 27 बन रहा है। पुट करना 7 घटा 7 कितना 0 जमा 9 घटा 9 कितना 0, 11 घटा 11 कितना 0 माइनस कुछ कर लो कहीं पर भी 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 घटा 0 0, शून्य, आंसर कितना 0। यानी कि ये तो मैं कुछ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वरना तो तुरंत देखते ही बन रहा है 11 7 और कितना 9, टोटल सम 27 अगर डायरेक्ट आंखों से देखने पर बन रहा है तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है ना, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। सवाल है मेंसुरेशन से रिलेटेड, क्षेत्रफल का जो आपके पास एक रिजल्ट हुआ करता है, उस रिजल्ट पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन गया। क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास यहाँ पर इस प्रकार से ये 4 मध्य बिंदुओं को ऐसे मिला रखा है। कैसे मिला रखा है, ऐसे मिला रखा है। यहाँ से मिला दूँ यहाँ, और यहाँ से मिला दूँ यहाँ, यहाँ से मिला दूँ यहाँ, और यहाँ से मिला दूँ यहाँ। क्वेश्चन को करते हैं साइड में। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 8, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 9, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 7। सवाल कहता है इस x का क्षेत्रफल बताइए, है ना। क्वेश्चन को कर दिया साइड में। सवाल आपका कुछ ऐसा है, अगर ये चारों आपके मिड पॉइंट्स हैं, दिखने में भी लग रहे हैं मिड पॉइंट्स, तो आपने कहा अगर ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला जो डब्बा है, ये वाला 8 हो, ये वाला x हो, ये वाला 7, ये वाला 9, तो x का मान क्या होगा। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी आपके पास कोई भी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो एक क्षेत्रफल कुछ ऐसा होता है। एक प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत होती है। क्या होती है, अगर इस एरिया को मैं A बोल दूं, अगर इस एरिया को क्या बोल दूं A, तो जो ये रास्ता कुछ ऐसे जाएगा, इनका जो एरिया होगा और इनका जो एरिया होगा वो बराबर होता है। कैसे, ऐसे अगर आप जाना स्टार्ट करें तो 8 जमा क्या बनेगा A जमा क्या बनेगा X। ऐसे जाएंगे तो एरिया क्या बन रहा होगा 9 जमा क्या बनेगा A जमा क्या बनेगा 7। ऐसे और ऐसे जब आप जाते हैं तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अगर पता है तो A से A काट दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 + 7 - 8, आंसर कितना आ जाएगा 8। यानी कि x का जो एरिया आ जाएगा वो एरिया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी देख रखी है, जानते हैं, तो आप कहोगे 7 और 9 कितना 16, 8 में क्या जोड़ूं 16 बन जाए 8, आंसर कितना 8। क्लियर है। तो बढ़िया भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा दोस्तों। सवाल क्या कहता है, सवाल है आपका डिविजिबिलिटी। कोई भी संख्या 12 किससे 16, किससे 18, किससे 21 से। आपने कहा कोई संख्या में इस 2000 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए
कि वो सारी की सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। कौन सी संख्या? 2000 में वो छोटी से छोटी संख्या जो जोड़ी जाए वो 12, 16, 18 और 21 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, है ना। यानी कि आप वो संख्या चाहते हैं जो 18 से भी कटे, जो 26 से भी कटे, जो 18 से भी कटे और जो 21 से भी कटे। 26 की जगह क्या है? 16। तो आप कहोगे अगर छोटी से छोटी संख्या चाहते हैं तो आप इसका एलसीएम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। अगर एलसीएम की बात करूं 12, 16, 18 और 21 का, तो वो शायद बन जाएगा 1008। चीजें आप एलसीएम को सोल्व करना जानते हैं। एलसीएम कितना बनेगा? 1008। तो आपको तो हर एक संख्या जो चाहिए वो इस 1008 का जो भी मल्टीपल आता जाएगा वो हर मल्टीपल क्या 12, 16, 18 और 21 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब क्या है? 1008 का दूसरा मल्टीपल अगर मैं देखूं तो ये क्या बनेगा? 2016। 2000 क्या बनेगा? 16। यानी कि 2000 में अगर आप 16 ऐड कर दें, 2000 में अगर आप क्या ऐड कर दें? 16 ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट आपके पास 2016 बन रहा है ये इस 1008 का दूसरा मल्टीपल है। इसका मतलब 2016 12 से भी कटेगा, 2016 16 से भी कटेगा, 18 से भी और 21 से भी, यानी कि रिमाइंडर सेम दे रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर सवाल ने कहा इसकी x की संख्याओं का अंक जो है उन अंक का योग क्या है, तो आप कहोगे 1 जमा 6 पूछना चाह रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? 7। यानी कि जो आपके पास छोटी से छोटी संख्या बन रही है वो बन रही है 16। 16 में जो अंक आ रहे हैं उन अंकों का योग कितना बन रहा है? 6 और 1 कितना? 7। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। फिर से कोशिश करेगा, जिन्होंने कर लिया वो भी दोबारा कोशिश करेगा, जिन्होंने नहीं किया है वो तो करो ही करो। तब तक मैं इस चित्र को छाप देता हूँ कहाँ पर? बोर्ड पे। तो बोर्ड पे कुछ इस प्रकार से चित्र जा रहा है। आपको एक स्क्वायर दे रखा है, पहले एक दे रखा है आपको क्या? स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायर। इस स्क्वायर की भुजा को यूं करके एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करने के बाद एक ट्रायंगल भी बना दी गई है। इस भुजा को बोल दिया 25 और स्क्वायर की भुजा को कितना बोल दिया? 40। तो एक सर्कल यहाँ पर बना दिया गया है, एक सर्कल कहाँ पर बना दिया? यहाँ पर, और एक सर्कल कहाँ पर? यहाँ पर। इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर से जो दूरी पूछी गई है वो दूरी चाहता है, वो आप दूरी क्या कर दो? बता दो। तो चित्र कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये इस सर्कल का सेंटर मान लेता हूँ, ये इसका सेंटर मान लेता हूँ, ये है O1 और ये क्या है? O2। थोड़ा चित्र बना तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा कि चित्र बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ यूं। तो आइए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ने कहा कि आपके पास एक स्क्वायर था और इस स्क्वायर की भुजा आपको दे रखी है कितनी? 20। कितनी दे रखी है? 20। और ये वाली भुजा आपको दे रखी है कितनी? 25। कितनी दे रखी है? 25। तो सवाल कहता है ये जो दूरी आपको मिली, ये वाली दूरी, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी आप बता दो। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी? O से लेकर इस O2 तक की जो दूरी है ये वाली दूरी आपसे पूछता है। तो उस दूरी को निकालने के लिए मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो इस ट्राइंगल को देखिएगा O1 O2 और यहाँ पर लिख दूँ M, O1 O2 और M। तो आप कहोगे जो ये डिस्टेंस बनेगा O1 O2 का जो डिस्टेंस बनेगा, क्या ये O1 इंटू M का स्क्वायर प्लस O2 इंटू M का जो स्क्वायर है इसका रूट बनेगा?
मुझे बस इतना बताइए, जो ये डिस्टेंस बनेगा O1 से लेकर O2 तक की जो दूरी है, ये वही दूरी बनेगी जो O1m से O2m तक है, उनके स्क्वायर का सम और अंडर द रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस का स्क्वायर। अब मुझे ये वाली दूरियां निकालनी पड़ेंगी। इन दूरियों को निकालने के लिए ही मैंने क्या किया था, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये वाली दूरी पता लगाऊंगा मैं। कैसे लगाऊंगा देखते रहिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे क्या बताइए, एक बात बताइए कुछ इस प्रकार से, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं O2 की, तो क्या ये वाला आपके पास एक रेडियस बनेगा? क्या ये वाला इस सर्कल का रेडियस बनेगा? यानी कि इस सर्कल के रेडियस से अगर इस सर्कल का रेडियस घटा दूं तो क्या ये वाली दूरी बनेगी? मैंने क्या कहा फिर से सुनिए, अगर मैं O1m की बात करता हूं तो दिस माइनस दिस करने पे ये बनेगा, है ना। तो अब मैं इनको ना जो भुजाएं हैं इनको थोड़ा आसान बनाने के लिए सोल्व कर देता हूं। अगर ये 20 है तो मैं बोल देता हूं 4, अगर ये 25 है तो मैं बोल देता हूं 5, अगर ये 5 ये 4, तो क्या यहां से यहां तक की दूरी 3 बन जाएगी? क्यों बन जाएगी? क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट। मैंने यहां पर भुजाओं को 5 से काटा है तो मैं लास्ट में 5 से गुणा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे, क्योंकि 20 और 25 से कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। तो मैंने अगर यहां पर पहले 5 से काट दिया तो मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, मैं 5 से गुणा करा दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपने कहा ये अगर 4 ये 5 तो ये कितना रहा होगा? 3। तो इस ट्राइंगल का क्या ये वाला सर्कल इन सर्कल का काम करेगा? अंतः सर्कल, अंतः वृत्त का काम करेगा। और अंतः वृत्त का जो रेडियस होता है वो रेडियस होता है P प्लस B माइनस H अपॉन कितना? 2। एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो भी आपके पास 3 4 5 या फिर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो इन सर्कल बनता है, अंतःवृत्त बनता है, उसकी त्रिज्या P प्लस B माइनस H बटा 2 होती है। तो P की वैल्यू कितनी है? 4। P की वैल्यू कितनी है? 4 जमा 3 माइनस 5 बटा 2, यानी कि आपके पास ये वाला रेडियस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? अगर यहां से यहां तक की दूरी 1 है तो अगर ये 4 था तो ये वाला रेडियस 2 बनेगा। 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो ये वाली दूरी क्या मुझे 1 यूनिट बनेगी? हाँ है ना। ये वाली दूरी कितनी बन जाएगी दोस्तों? 1 यूनिट बन जाएगी। कौन सी? O1m जो वैल्यू है ये वाली दूरी आपकी कितनी बन जाएगी? 1 यूनिट बन जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब आपको चाहिए ये वाली दूरी। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? रेडियस ही तो है ना। रेडियस कितना है? 2। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? रेडियस कितना है? 1। यानी कि M से लेकर O2 डैश तक की दूरी 2 जमा 1 कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। कैसे बनेगी? फिर से देखो, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये आपके पास कैपिटल रेडियस यानी कि 2 बनेगी, क्योंकि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक, यहां से सेम है। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल रेडियस ही बनेगी, जो कि क्या है? 1। 2 जमा 1 कितना बनेगा? 3। यानी कि आपको ये लेंथ चाहिए थी, ये लेंथ आपने निकाल दी। ये सारी प्रोसेस थॉट प्रोसेस है, माइंड में सेट होनी चाहिए, माइंड में ही ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 बन जाएगी, 2 में से 1 आपका इन रेडियस बन रहा होगा, अगर 2 में से घटा दूंगा तो 1 बनेगा, ये 3 बनेगा। यानी कि O1 से O2 तक की जो दूरी है वो बनेगी 1 जमा 9 कितना? √10। ये √10 तब बन जाती जब आपके पास 4 और 5 होती, लेकिन मैंने किससे डिवाइड किया था? 5 से। तो अब 5 से गुणा करा दूंगा। अगर अब मैं फिर 5 से गुणा करा दूं तो जो आपके पास दूरी है दोस्तों वो दूरी कितनी आ जाएगी? 5 रूट कितना? 10। यानी कि इन दोनों के सेंटर, केंद्र के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी बन जाएगी? 5√10 सेंटीमीटर यूनिट जो भी है आप लगा लीजिएगा। उम्मीद करूंगा एक क्वेश्चन समझ लिया होगा। अगर कि इस क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा,
उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, कोई खास दिक्कत है नहीं, बस ये वाली बात पता होनी चाहिए। इन रेडियस जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल का P + B - H बटा क्या होता है 2। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। वीडियो सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।